देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गांव एक ऐसा स्थान है जहां प्रतिदिन काफ़ी सारे लोग आकर बसते हैं, या फिर यूं कहें कि जिस जगह पर ज़्यादा लोग बसते हैं उसे गांव के नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो गांव के लोगों के रहने का एक पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन कभी ना कभी गांव जैसी नॉर्मल चीज़ों पर भी कुछ खौफनाक दास्ता अपना कहर ढा लेती हैं। एक शाम में दरोगा रेलवे स्टेशन से उतरता हुआ नवलगढ़ के एक मशहूर ट्रैक पर दाखिल हुआ। रात का समय होने को चला था और मंद मंद सरसराती हवाएं भी आज काफ़ी अच्छे से ये बता रही थी कि आज कुछ तो ऐसा होने वाला है जो काफ़ी भयानक और डरावना होगा। लेकिन क्या इस बात से सभी अनजान थे? स्टेशन के आसपास में लाइट की कोई कमी नहीं थी। मैं उसी स्टेशन के ऊपर इधर उधर भटकने लगा क्योंकि ट्रेन के आने में अभी भी काफ़ी वक्त बचा हुआ था। तो मैं पास ही में मौजूद एक छोटी सी बेंच पर बैठ गया और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची। तो अब गर्मियों के मारे मेरा भी जूस पीने का मन होने लगा। मगर ताजुब तो इस बात का था कि कुछ देर पहले जहाँ थोड़े बहुत यात्री नज़र आ रहे थे, तो अभी यह पूरा का पूरा इलाका एकदम खामोश था। एक ऐसा स्थान बन चुका था जहाँ कोई परिंदा भी अपने पाँव न मार सके। अंधेरे की एक मोटी सी चादर काफ़ी अच्छे ढंग से उस स्टेशन को सुनसान बनाए रखी थी। इतने में ही मुझे एक हल्की हल्की सी रोशनी नज़र आने लगी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई दुकान मौजूद है। लिहाजा मैं बिना देरी किए उस दुकान की ओर अपने कदम पटकते हुए चल पड़ा। आगे का रास्ता तो और भी कठिन और मुसीबतों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। सामने की तरफ अंधेरा होने के साथ साथ सब कुछ एकदम खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी लाइट दिखाई पड़ रही थी। लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे उसी ओर पैदल चल दिया। जब तक मैं उस लाइट के पास पहुंच पाता, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे बिल्कुल पीछे पीछे मेरे कदम से कदम मिलाकर कोई चल रहा है। लेकिन जब मैं एक बार के लिए पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? मैं इसी बात को जानने के लिए अपना ध्यान गवा बैठा और चारों तरफ का नज़ारा देखने लगा। इसी बीच मैं वापस उस लाइट की तरफ पलटा। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक जूस की दुकान बनी हुई थी और उस जूस की दुकान के अगल बगल में 4 से 5 लोग बैठे हुए थे, जिनके हाथ में एक कांच का गिलास भी था। फिर मैं उस जूस वाले के पास पहुंचा और बोल पड़ा, अरे भाई साहब, ज़रा एक गिलास मुझे भी दीजिए। मैंने इतना कहा ही था कि उसने मुझे एक साइड में बैठने का इशारा किया। वहाँ पर एक छोटी सी जगह में एक कुर्सी रखी हुई थी। मैं उसी कुर्सी पर बैठ गया और फिर जूस के आने का इंतज़ार करने लगा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा गला सूख चुका था और अब मुझे जल्द से जल्द जूस की आवश्यकता थी। तो मैं उस जूस वाले को आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई साहब, कितना देर करोगे? पहले से ही मेरा गला सूखा हुआ है। मगर मेरी इस बात पर उसका कुछ जवाब नहीं आया। फिर एक आदमी अपने हाथ में 2 गन्ने के जूस के गिलास लेकर मेरे पास पहुंचा। उसने एक गिलास मेरे हाथ में थमा दिया तो दूसरे गिलास को मेरे करीब वाली बेंच पर रख दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं था। तो फिर उस गिलास को वहाँ क्यों रखा गया होगा? मैं इसी बात को सोचते सोचते अपने हाथ मिले जूस को अपने पेट में ग्रहण करने लगा। इससे पहले मैं उस जूस को चख पाता, मेरी नज़र उन दोनों के हाथों पर पड़े उस गिलास में पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल उनके गिलास में इस समय कोई जूस नहीं बल्कि खून से भरा हुआ पूरा गिलास मौजूद था। ये नज़ारा मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना नज़ारा था। इसी बीच मैं अपनी कुर्सी से उठता हुआ वहाँ से भागने लगा। लेकिन आज साली मेरी किस्मत ही ख़राब थी, क्योंकि मुझे उस स्टेशन के ऊपर एक भेड़िया खड़ा हुआ नज़र आया, जिसके बड़े बड़े दांत मेरे शरीर को नोचने का इशारा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं भी समझ चुका था कि आज इस स्टेशन पर ही मेरी अर्थी उठाई जाएगी। मैं एक बार फिर उस गन्ने वाली जूस की दुकान की ओर पलटा तो इस बार तो मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। कुछ देर पहले जो दुकान गन्ने के जूस से भरपूर नज़र आ रही थी, तो अब वह एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी थी। टूटी फूटी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। ये नज़ारा मेरे लिए कतई आसान नहीं था। उल्टा मैं तो डर और खौफ के मारे तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश में था। मगर मेरे सामने की दिशा में एक भेड़िया, जिसकी दोनों डरावनी आंखें लगातार मुझे ही घूर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये खूंखार भेड़िया बहुत ही जल्द मुझे अपना खाना बनाने वाला है। मगर इतनी जल्दी हिम्मत हारना मुझे मंजूर नहीं था। मैं एक तेज गति की दौड़ के साथ उस गन्ने की दुकान से भागने लगा
और फिर उस भेड़िए के एकदम करीब से निकलता हुआ स्टेशन की एक बेंच के पास पहुंच गया। ट्रेन के आने का वक्त हो चला था और तभी मेरी नज़र वहां से गुजरने वाले एक इंसान पर पड़ी जिसके हाथ में कांच के कुछ गिलास थे। वह मेरी तरफ देखकर पैसे मांग रहा था। मैं भी उस आदमी की तरफ देखकर ऐसा फील कर रहा था मानो मैंने पहले भी इस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने इसको कहाँ देखा है। और जब वह आदमी मंद मंद रोशनी के अंदर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये तो वही आदमी था जो कुछ देर पहले मुझे ये उस कुर्सी के ऊपर जूस पकड़ाने के लिए पहुंचा था। उस आदमी को एक बार फिर इस जगह पर पहुंचता देख अब मेरी तो हालत पतली पड़ने लगी। उसके हाथ में वही खून से भरे हुए गिलास थे जो एक बार फिर मेरे दिल के खौफ को आघात पहुंचा रहे थे। फिर वो आदमी एक भारी भरकम आवाज में बोल पड़ा, भाई साहब आपने जूस के पैसे नहीं दिए। और फिर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ वो वहां से गायब हो गया। उस आदमी का बर्ताव मुझे बड़ा ही डरावना लग रहा था और उसी वक्त स्टेशन पर ट्रेन का दाखिल होना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं तो जल्दी से सामान उठाता हुआ ट्रेन में पहुंच गया और ट्रेन में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये ट्रेन पूरी तरीके से खाली नज़र आ रही थी। इस ट्रेन के अंदर वो रौनक नहीं थी जो एक आम ट्रेन के अंदर पाई जाती है, या फिर यूँ कहें कि इस ट्रेन के अंदर यात्रियों का कोई नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि अभी तक मैं जिस बोगी के अंदर मौजूद था मुझे उस बोगी के अंदर मेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दिया। और इस बात से साफ जाहिर हो रहा था कि इस ट्रेन के अंदर सन्नाटे ने अपना एक अलग ही रूप धारण कर रखा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी यात्री को अपनी आंखों से देखा तक नहीं। यही सब सोचते हुए मैं उस बोगी के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा कि शायद मुझे पता चल जाए कि इस बोगी के अंदर कोई तो मौजूद है या फिर नहीं। अब मेरी आंखें किसी को देखने के लिए तरसती रहीं, मगर अफसोस कि अभी तक मैं इस बात से अनजान था कि कोई इस ट्रेन के अंदर मौजूद भी है या फिर नहीं। इधर धीरे धीरे रात अंधेरी छाँव को बढ़ाते जा रही थी। घनघोर अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ खामोशी की एक चादर को लेते हुए उस स्टेशन को दहशत की सीमा में डालने लगा। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उस ट्रेन का इंजन बंद हो गया। ट्रेन के इंजन को बंद पड़ता देख मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं उस ट्रेन की बोगी से नीचे उतर गया। इस समय ट्रेन की स्पीड एकदम धीमी हो चुकी थी। ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार के साथ हल्के हल्के आगे बढ़ रही थी। मैं उस ट्रेन से नीचे उतरने के बाद एक ऐसे इलाके में आ पहुंचा जहां चारों तरफ पुरानी ईंट पड़ी हुई मुझे दिखाई पड़ रही थी और साथ ही बड़ी बड़ी दीवारें भी थीं जिनके ऊपर अविश्वसनीय चित्र बने हुए थे। इस दृश्य को देखने के बाद मेरा तो दिमाग ही हिल चुका था, क्योंकि पहली बार मैं इस सफ़र के दौरान कुछ इस तरीके के दृश्य देख रहा था जो मैंने आज से पहले कभी देखे नहीं थे। फिर मेरी नज़र एक बोर्ड के ऊपर गई तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ था जिसका मतलब था प्रेतों का गांव। ये सब देखने के बाद तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस समय मैं सच में एक ऐसे इलाके में खड़ा हूँ जो भूतों से बाधित है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद अभी तक मैं सेफ हूँ और यहाँ से निकल भी जाऊँगा। फिर क्या था, आगे की तरफ बढ़ने लगा और बाद में जब मुझे लगा कि नीचे उतरना मेरे लिए सही नहीं है तो मैं उस ट्रेन के अंदर वापस से चढ़ गया। जब मैं उस ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ तो कुछ हाथ अचानक ही मेरी तरफ बढ़ने लगे और इन हाथों की लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि मैं उन्हें देखते ही पूरा कांप उठा। दोस्तों, सच में इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद मेरा तो दिल दहल उठा और इस नज़ारे पर मुझे सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि मुझे जल्द से जल्द किसी ऐसे स्थान पर पहुंचना होगा जहां पर इन हाथों का पहुंचना लगभग नामुमकिन हो। लेकिन ये कदे आसान नहीं था, क्योंकि ये भूतिया हाथ थे और ये सब मेरा पीछा इतना जल्दी कहाँ छोड़ने वाले थे। मगर मैं भी इतनी जल्दी कहाँ हिम्मत हारने वाला था। मैं चुपचाप किसी भगोड़े की तरह वहीं पर बैठा रहा। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि थोड़े ही समय के बाद बाथरूम के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाहर खड़ा होकर दरवाज़ा खोलने का इशारा कर रहा हो। पता नहीं इस समय मुझे क्या करना चाहिए था। मैं तो बस बेसुध होकर अपने सर को पकड़कर बैठ गया। लेकिन ऐसी स्थिति में मैंने सिर्फ अपने भगवान को याद करना ही बेहतर समझा। लेकिन खौफ इस कदर मेरे दिल के अंदर बैठ चुका था कि मैं चाहकर भी अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाया। और फिर मेरे कंधे के ऊपर किसी ने अपना ठंडा ठंडा हाथ रख दिया और उस ठंडे ठंडे हाथ को महसूस करते ही जब मैं अपने पीछे पलटा तो रूह कपकपा देने वाला वो दृश्य
मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और दहशत भरा हुआ दृश्य साबित हुआ, क्योंकि मेरे पीछे की तरफ बाहर निकली आंखों वाला एक इंसान था जो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि शैतानों का एक शहंशाह था, जिसका डर मुख्य आधार पर इस ट्रेन के अंदर मशहूर था। अभी तक मैं उसी इलाके में मौजूद था और फिर मैंने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और उस बाथरूम से बाहर निकलकर ट्रेन की एक सीट के नीचे छुप गया। ट्रेन की उस सीट के नीचे झुकते ही मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो मेरी तरह उस ट्रेन के अंदर फंसा हुआ था। वो एक धीमी आवाज़ में बोल पड़ा, बेटा अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें किसी भी तरह आधे घंटे तक अपने आप को बचाना होगा और फिर ये ट्रेन एक रोशनी वाले इलाके के पास पहुँचेगी। अगर तुम किसी तरह उस जगह पर उतर गए तो तुम एक भूतिया गांव से बचकर निकल जाओगे जो असलियत में दहशत की एक दुनिया है और यही शक्तियाँ ट्रेन का पीछा करती हैं और उस ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों को वहीं पर ख़त्म कर देती हैं। उस बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर मुझे भी कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली। कम से कम मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता तो मिल गया और अब मुझे इंतज़ार था तो बस किसी भी तरह यहाँ से निकलने का। मैं उस सीट के नीचे से यही देख रहा था कि अब मुझे वो रोशनी वाला इलाका नज़र आए और मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। और तभी मेरी नज़र सामने की तरफ एक बेहद चमकदार रोशनी पर पड़ी, जिसे देखने के बाद मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उस समय एक उम्मीद मेरे दिल में दौड़ने लगी। मैं उसी समय भागते हुए बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा और तुरंत उस बोगी से नीचे कूद गया। नीचे कूदने की वजह से मेरे हाथ में एक जोरदार मौज तो आ गई, लेकिन शायद अब मैं सेफ था, क्योंकि उस बोगी से नीचे कूदने के बाद चारों तरफ का माहौल एकदम सही लग रहा था। फिर मैं चुपचाप उस स्टेशन पर दाखिल हुआ और दोस्तों इस तरह एक खौफनाक गाँव से मैं अपनी जान बचाकर उस दिन अपने घर लौट गया। लेकिन आज इस हादसे को बीते काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दिन के बाद आज तक मैं किसी भी ट्रेन के अंदर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि बार बार मेरे दिल और दिमाग में वही ट्रेन खुलती है जो एक खौफनाक हकीकत बनकर मेरे दिल और दिमाग पर हावी है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।